हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे आपको यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जा रहा है अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो हमने हमारी यूनिट नंबर 7 स्टार्ट की हुई है, डेट इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उसमें हमने लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक रोल इन मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट किया था। सो आज आगे नेक्स्ट क्लास हमारी स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स कवर अप करते हैं अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो, हमने जो रोल स्टार्ट किया था उसमें हमने प्राइस स्टेबिलिटी का पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ का, इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट का पॉइंट कर लिया था। अब ना इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं। पहले वो क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, फिर रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स आगे डिस्कस करेंगे। देखो वो क्या कह रहे हैं, व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजायर्स टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट इट कैन इंक्रीज द बैंक रेट। बिल्कुल ऑब्वियस बात, ये मैंने आपको चीज़ पहले भी बताई थी। देखो ये ना जो आपके बैंक रेट वगैरह है, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आरबीआई के पास जिनको यूज़ करके आरबीआई या तो मनी सप्लाई को एक्सपेंड कर सकता है इकोनॉमी में, या तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब जो ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये होती है थ्रू दी कमर्शियल बैंक्स। उनके रेट्स को मॉडिफाई करके, जो उनका इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर है उनको मॉडिफाई करके, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक्स हैं एट लास्ट वो ही पब्लिक के साथ डील करते हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं। देखो, जो आरबीआई का लेंडिंग रेट है टू कमर्शियल बैंक्स विदाउट सिक्योरिटी, दैट इज कॉल्ड द बैंक रेट। यानी आप ये कह सकते हो बैंक रेट वो रेट है जिसपे कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से पैसा उठाते हैं, यानी आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लेंड करता है विदाउट एनी सिक्योरिटी। सो जो ये बैंक रेट है, रेट एट विच द सेंट्रल बैंक्स लैंड मनी टू कमर्शियल बैंक्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन विदाउट एनी सिक्योरिटी। अब जो ये पैसा उठाया जा रहा है ये बहुत लंबे टाइम के लिए होता है। अब देखो, अगर कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई से, यानी सेंट्रल बैंक जो कि एक अपेक्स बॉडी है इंडिया की, उससे अगर पैसा बोरो करने जा रहा है, वो एक दो दिन के तो होगा नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए तो वो होगा ही नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। वो पक्की बात है, उनको कोई ना कोई उनकी फाइनेंशियल पोजीशन में डिफरेंसेस आए होंगे, कोई उनकी फाइनेंशियल पोजीशन नीचे गई होगी, तभी उनको आरबीआई से पैसा चाहिए। सो हमेशा वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। बस आपको ये एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, एक डेफिनेट बात है, बैंक रेट हमेशा विदाउट सिक्योरिटी पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। सो इट इज टिपिकली हायर देन अदर इंटरेस्ट रेट, ऑब्वियस बात है। देखो, जब कोई एक बैंक दूसरे मेन बैंक से हेल्प ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स ले रहा है, तो वो ऑब्वियस बात है इंटरेस्ट रेट उसका बहुत हाई होगा। सो ये एज अ सिग्नल सर्व करती है कि जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक है ना, वो काफ़ी हाई होती है, ठीक है। हम बैंक रेट को रेपो रेट के नाम से भी जानते हैं। देखो, आपने छोटी क्लासेस में +1 +2 में हमेशा रेपो रेट पढ़ा है, बट अभी हमने बैंक रेट को नहीं पढ़ा। इन शॉर्ट मान के चलो, रेपो रेट वो कॉमन नेम है और बैंक रेट एक साइंटिफिक नेम है, बट दोनों इन शॉर्ट चीजें सेम है, ठीक है। सो द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स में आपको बता चुका हूं। देखो, आरबीआई जब बैंक रेट को इंक्रीज करके वो कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो कमर्शियल बैंक्स के लिए है, यानी जो कीमत कमर्शियल बैंक्स को पे करनी पड़ रही है इन दी फॉर्म ऑफ बैंक रेट, जब आरबीआई ने उसे ही इंक्रीज कर दिया, तो यानी कमर्शियल बैंक्स की कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंक्रीज होगी। सो जब अगर कमर्शियल बैंक्स की कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंक्रीज होगी, तो वो ये बर्डन अपने कंज्यूमर्स को, या कंज्यूमर कह लो, जिसे आप इंडिविजुअल्स कह रहे हो, यानी जो आपके इंडिविजुअल्स हैं उन पे पास ऑन कर देता है। यानी सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो, मान लो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मान लो अगर आपका सपोज करो 5% पे पहले आरबीआई से कमर्शियल बैंक ने पैसा उठाया था, बैंक रेट का परसेंटेज उसकी 5% थी, आगे उसने 7% पे पब्लिक को लेंड कर देगा। अब कमर्शियल बैंक का जो ये कमर्शियल बैंक की कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो उससे 5% पड़ रही है। अब आरबीआई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है मनी सप्लाई, तो उसने वो बैंक रेट था वो कर दिया 8%, ठीक है, इंक्रीज कर दिया। तो जो कमर्शियल बैंक्स थे उनको अब 8% से आरबीआई से पैसा मिल रहा, तो उन्होंने आगे इंडिविजुअल्स के लिए वो परसेंटेज 10% कर दी। यानी दिस इज द इंक्रीज इन बैंक रेट विच फर्दर रिजल्टेड इन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट फॉर इंडिविजुअल। सो इससे इंडिविजुअल्स के लिए भी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो गई। सो इस तरीके से जो हमारी आप कह लो कि मनी सप्लाई है इकोनॉमी में, या जो आपकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है कमर्शियल बैंक्स की, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो ये चीज जब बैंक रेट इंक्रीज किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ये उसको जो बैंक्स आपका बोरो करते हैं ना आरबीआई के लिए, जो वो बोरोइंग का प्रोसेस है वो ज्यादा महंगा कर देते, एक्सपेंसिव कर देते। इसके रिजल्ट में क्या होगा, जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है पब्लिक को, इंडिविजुअल्स को, वो रिड्यूस हो जाएगी। सो बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर है बैंक रेट, जिसे आरबीआई यूज करके एक्सपेंशन
को रोक सकता है या कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है मनी सप्लाई की, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेपो रेट का टॉपिक। देखो ऑलमोस्ट वैसे मैंने आपको ये समझा दिया है। आपको पता ही है ये वो लैंडिंग रेट है जो कमर्शियल बैंक, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक बोरो करते हैं अपनी आरबीआई से पैसा। अब ये देखो ना, एक ना यहाँ पे नया न्यू पॉइंट आया है, जो ये पैसा बोरो किया जाता है ना बाय परचेजिंग सिक्योरिटीज, यानी इशूड बाय आरबीआई। ये चीज ध्यान से रखना, यानी ये वो रेट है जिसपे वो जो मनी तो बोरो हो रही है बट उसका जो फॉर्मेट है ना वो ये है कि वो आरबीआई से सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं, ठीक है। सो रेपो रेट यानी रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट द कोलेटरल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, समझ गए। अब ये तो आप एक बार पढ़ लेना, मैंने आपको करवाई दी है, इसमें कोई न्यू चीज नहीं है। बेसिकली आपको पता ही है रेट है आरबीआई का जिसपे वो मनी लेंड की जाती है कमर्शियल बैंक्स को फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। देखो एक चीज का डिफरेंस समझो, ऑल्दो बैंक रेट और रेपो रेट सेम चीज है, मतलब उनका सेम है, बट इसमें ना टाइम ड्यूरेशन का कई बार डिफरेंस आ जाता है। रेपो रेट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी होता है, जो बैंक रेट है दैट इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना, अगर हम ज्यादा डेप्थ में जाते हैं ना तो ये चीज हाईलाइट होती है। सो ये बीइंग अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल जिसे आरबीआई यूज करता है लिक्विडिटी जो बैंकिंग सिस्टम में उसको मैनेज करने के लिए, यानी लिक्विडिटी को बढ़ाना उसको कम करना, ये चीजें रेपो रेट और इन शॉर्ट बैंक रेट के थ्रू पॉसिबल है, यानी बीइंग अ मॉनेटरी टूल इन द हैंड ऑफ आरबीआई। सो इन शॉर्ट जो कॉस्ट अवेलेबिलिटी है क्रेडिट की उस पर बहुत इंपॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल इन्फ्लुएंस पड़ती है। देखो जब आरबीआई चाहता है कि उसने लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी है बैंकिंग सिस्टम में, वो कंडक्ट करेगा रीपरचेज एग्रीमेंट विद द बैंक्स, यानी वो अपनी सिक्योरिटीज वापस खरीद लेगा। सो अंडर अ रेपो ट्रांजैक्शन द आरबीआई परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम बैंक विद द एग्रीमेंट टू सेल देम बैक एट अ प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट। वो देखो अगर तो आरबीआई लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना चाहता है, यानी वो चाहता है कि भाई कमर्शियल बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ती जाए ताकि इंडिविजुअल्स के पास ज्यादा पैसा आता जाए, तब वो आरबीआई जो उन्होंने सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक ने आरबीआई की परचेज की है ना, वो अपनी सिक्योरिटीज को रीपरचेज कर लेगा, यानी उनको पैसा देगा, और जो वो पैसा जाएगा उससे जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है कमर्शियल बैंक्स की वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो बीइंग द रेपो रेट, ये यानी जो ये वो रेट है यानी दैट इज चार्ज बाय आरबीआई ऑन इट्स सिक्योरिटी, या आप कह सकते हो ऑन इट्स ट्रांजैक्शंस विद द कमर्शियल बैंक्स। सो आरबीआई का जो रेपो रेट है उसको एडजस्ट करके आरबीआई कंट्रोल कर सकता है कॉस्ट ऑफ बोरिंग बैंक्स की। सो ये अगर तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन करनी है तो वो इसको इंक्रीज कर देंगे, अगर उन्होंने करनी है एक्सपेंशन तो वो इसको लोअर कर देंगे। यानी इससे क्या होगा, एक तो कमर्शियल बैंक्स की पावर इंक्रीज हो जाएगी कि वो ज्यादा पैसा उनके पास होगा, ठीक है, और सेकंड जो अगर उनकी जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी वो भी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे पब्लिक के पास यानी इंडिविजुअल के पास ज्यादा पैसा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिवर्स रेपो रेट का टॉपिक। देखो जो रिवर्स रेपो रेट है ये वो टूल है जिसे यूज करता है आरबीआई प्राइमरली टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। जब आरबीआई जब लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना यानी खत्म करना चाहता है बैंकिंग सिस्टम में, तब रिवर्स रेपो रेट को यूज किया जाता है। पहले इसका मतलब समझो। देखो रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिसपे आरबीआई बोरो करता है फंड्स को फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन व्हेन द आरबीआई वांट्स टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ मनी एंड कंट्रोल इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन इकोनॉमी इन कंडक्ट्स रिवर्स रेपो ऑपरेशन। सिंपल चीज है। देखो जो रेपो रेट था वो रेट था जिसपे कमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज को आरबीआई की सिक्योरिटीज को परचेज करते थे, या आप क्या लो आरबीआई मनी लेंड करता था कमर्शियल बैंक्स को। अब जो रिवर्स रेपो रेट वो रेट है ये जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स से फंड बोरो करता है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर मैं आपको बेहद सिंपल भाषा में बताऊं तो देखो जैसे आप अपने बैंक्स में पैसा रखते हो, लाइक आपको एक इंटरेस्ट रेट मिलता है वो पैसा डिपॉजिट पे, सेम तरीके से आरबीआई बोरो कर लेता है कमर्शियल बैंक से, यानी कमर्शियल बैंक्स अपनी सरप्लस फंडिंग्स को पार्क करते हैं विद द आरबीआई ताकि उन्हें एक इंटरेस्ट रेट मिले, उनकी एक इनकम हो, दैट इज कॉल्ड द रिवर्स रेपो ऑपरेशंस। देखो रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन में जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करता है कमर्शियल बैंक्स को विद एन एग्रीमेंट टू रीपरचेज देम एट अ फ्यूचर डेट। यानी नॉर्मल आपका जो आपने अब देखो हर चीज का जो आरबीआई फंड्स को बोरो कर रहा है कमर्शियल बैंक से,
हर एक चीज़ का तरीका होता है। वो फंड्स मतलब ऐसे नहीं बोरो किए जा सकते, वो इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोरो किए जाते हैं। अब जो ये कमर्शियल बैंक्स होते हैं ये फंड्स प्रोवाइड आरबीआई को करते हैं इन एक्सचेंज फॉर द सिक्योरिटी, यानी जो कमर्शियल बैंक्स के पास सिक्योरिटीज जाएंगी उसके बदले में जो फंड्स हैं वो आरबीआई के पास जाएंगे और इस तरीके से लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो जाती है बैंकिंग सिस्टम से, यानी आरबीआई रिड्यूस कर देता है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। अब जितने फंड्स कम होंगे, अब आपको ये चीज तो पता है, देखो जितने कमर्शियल बैंक्स के पास फंड्स होते हैं वो उससे कई गुना ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर देते हैं इकोनॉमी में। सो जितना कम फंड्स होंगे, क्योंकि अब फंड्स तो आरबीआई के पास आ गए हैं इन द शेप ऑफ परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। सो जितने फंड्स कम होंगे आपके कमर्शियल बैंक्स के पास, उतनी ही एक्सेसिव मनी सप्लाई को कर्व किया जा सकता है, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो मनी सप्लाई को इकोनॉमी में। सो जो ऑब्जेक्टिव है एब्जॉर्बिंग लिक्विडिटी का यही है। अब ये चीज़ इसी कारण की जाती है ताकि आप इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कंट्रोल कर सको। देखो जब जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगी तब आप आरबीआई बीइंग द मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वो ट्राई करेगा अलग अलग तरीकों को यूज करके ताकि वो स्टेबलाइज कर सके मनी मार्केट को, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके और इन्फ्लेशन को रिड्यूस कर सके, ठीक है। सो जब जब एक्सेस लिक्विडिटी होगी बैंकिंग सिस्टम में तब तब इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स राइज होंगे, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज होंगी। सो ये सारे लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को यूज करके आरबीआई ट्राई करता है कि जो एक्सेस लिक्विडिटी है उनको खत्म किया जा सके, चाहे परमानेंट नहीं अगर कर सकता तो वो टेम्परेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप एक्सेस लिक्विडिटी को खत्म करो, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में आता है, जिसको आरबीआई यूज करके लिक्विडिटी कंडीशंस को मैनेज करता है, इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज करता है और ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिसी रेट। देखो रेट, पॉलिसी रेट वो रेट है दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय आरबीआई टू इन्फ्लुएंस द मेन मॉनेटरी वेरिएबल्स इन द इकोनॉमी, यानी ये इस रेट से जो आपके मेन मॉनेटरी वेरिएबल्स है ना, यानी जिनकी वैल्यूज चेंज होते हैं, फ्लक्चुएशंस जिनमें आते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए पॉलिसी रेट को यूज किया जाता है। यानी बेसिकली जो पॉलिसी रेट है इसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई सेट करता है, ये एज अ बेंचमार्क सर्व करता है फॉर अदर इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी। मान के चलो, देखो जो इंटरेस्ट रेट, हर चीज का इंटरेस्ट रेट होता है, मान लाइक आपका हाउस लोन का अलग होगा, बैंक से लोन लेने का, पर्सनल लोन का अलग होगा, मॉर्गेज का अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा, मतलब डिफरेंट बहुत सारे इंटरेस्ट रेट्स प्रिवेल करते हैं। अब ये इंटरेस्ट रेट किस तरीके से सेट किए जाते हैं, देखो इनके लिए एक बेंचमार्क रेट होता है, यानी आप उस बेंचमार्क को ऑब्जर्व करते हो, उसमें फैक्टर्स के एनालिसिस करते हो, डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स को एनालाइज किया जाता है, फिर डिफरेंट रेट्स को स्टेबलाइज करके सेट किया जाता है। सो जो ये रेट्स हैं, जो बेंचमार्क रेट है, दैट इज कॉल्ड द पॉलिसी रेट ऑफ द रिजर्व बैंक फॉर इंडिया। अब इसे यूज करते हो रेगुलेट करने के लिए मनी सप्लाई, और जितनी भी इकोनॉमिक कंडीशंस हमारे इंडिया में प्रिवेल कर लिया उनको फेवरेबल पोजीशन में लाने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। देखो ये एक इंटरनल बेंचमार्क रेट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स के लिए। अब ना ये जो मैं आपको रेट्स करवा रहा हूँ ना, ये आपको मैचिंग का क्वेश्चन आया था, लाइक उन्होंने आपको एक साइड पे 4 रेट्स दे दिए थे, 4 नेक्स्ट सेकंड साइड पे उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दी थी, वो कह रहे थे मैच करके बताओ विच डिस्क्रिप्शन बेस्ट सूट्स द विच इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इसलिए मैं इनको डिटेल में करवा रहा हूँ। देखो जो आपका MCLR है बीइंग द इंटरनल बेंचमार्क रेट, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स के लिए होता है, यानी अब है तो ये इंटरनल बेंचमार्क रेट, इसे यूज किया जाता है बैंक्स के द्वारा ताकि वो डिटरमाइन कर पाए मिनिमम लैंडिंग रेट फॉर डिफरेंट लोन प्रोडक्ट्स। देखो जो आपके लोन्स आप ले रही हो, लाइक ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट्स में तो लोन्स भी आते हैं, यानी डिपॉजिट्स पे भी आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, लैंडिंग पे भी आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। बट अगर हम केवल लैंडिंग की बात करें, यानी जो लोन पे इंटरेस्ट रेट तय होते हैं वो MCLR को देख के किए जाते हैं, यानी बैंक्स जो आपका मिनिमम उनको लैंडिंग रेट जो डिटरमाइन करेंगे ना, मिनिमम रेट MCLR को ऑब्जर्व करके उसमें जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो उसके एनालिसिस हो रहे हैं, उसको देखकर तय किया जाता है। यानी इसमें आप मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स को भी ध्यान में रखते हो, क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट बैंक को पड़ रही है, और अगर आपने देखो कमर्शियल बैंक्स में अब कुछ मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व कह लो जो उन्होंने आरबीआई के पास पार्क करना है वो भी है, उसकी भी उनको कॉस्ट पड़ रही है। सो इन सभी अलग अलग फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए MCLR को तय किया जाता है। फिर MCLR जो आपका तय हो गया उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन या जितना जेन्युइन प्रॉफिट मार्जिन है वो बैंक से एड ऑन कर देगा, फिर आपका इंटरेस्ट का लोन जो आपका लोन का इंटरेस्ट है वो तय कर दिया जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट हमारा मेजर पॉइंट आता है, जो हमारा रोल है आरबीआई का इन मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट, उसमें जो नेक्स्ट मेजर पॉइंट हमारा आता है दैट इज लिक्विडिटी मैनेजमेंट। देखो जो आरबीआई है वो मैनेज करता है लिक्विडिटी को जो बैंकिंग सिस्टम में है, ताकि स्मूथ फंक्शनिंग इंश्योर की जा सके फाइनेंशियल मार्केट्स की और बैंकिंग सेक्टर की। मतलब कहीं पे भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना यूज हो, कहीं पे भी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना आए, ज़्यादा वोलेटिलिटी ना मार्केट में बनी रहे, ताकि वो एक नेगेटिव इफेक्ट से स्टार्ट कर दे। सो इसके लिए आरबीआई लिक्विडिटी को मैनेज करता है, वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंडक्ट करता है, जो आपकी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है सीआरआर की, एसएलआर की, उनको रेगुलेट करता है। और जब मुसीबत पड़ने पे बैंक को कोई पैसे की ज़रूरत हो तो उनको लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सो ये सारे काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। देखो आरबीआई इंटरवेन करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ताकि जो आपकी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, जो करेंसी के रेट्स में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, उनको मेंटेन किया जा सके, एक्सटर्नल सेक्टर की स्टेबिलिटी लाई जा सके। देखो अगर बहुत ज़्यादा रैपिड फ्लक्चुएशंस आएंगे ना एक्सचेंज रेट में, तो आपका जो ट्रेड है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, या जो कह लो इंटर कंट्री ट्रेड है, उसमें बहुत इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाएंगे, वो आप कर ही नहीं पाओगे, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट टिपिकली चैलेंजेबल हो जाएंगे। सो आरबीआई बाई करता है, सेल करता है फॉरेन करेंसीज को, ताकि वो इंडियन रुपी की वैल्यू को स्टेबलाइज कर सके, मेंटेन कर सके। ठीक है, अब एक ध्यान से लाइन सुनो, जो क्वेश्चन आया था उसके रिगार्डिंग है, द आरबीआई's monetary policy decisions are taken by monetary policy committee which consists of members from the RBI and external expert। देखो जितने भी आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस है, मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, सीआरआर आता है, एसएसआर अपना एसएलआर आता है, आपका अपना ओपन मार्केट ऑपरेशंस आता है, कोटास आते हैं। इन सभी डिसीजंस को जो भी लेता है वो आरबीआई अकेला नहीं लेता, उसकी एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी जिसका नेम है वो लेती है, जिसमें जो मेंबर्स होंगे वो आरबीआई के भी होंगे, वो एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स भी होंगे। यानी जो एमपीसी है वो रेगुलरली मीट करते हैं, ताकि इकोनॉमिक कंडीशंस को रिव्यू किया जा सके, जो रिस्क राइज हो रहे हैं बीइंग, चाहे वो सिस्टमेटिक हो चाहे वो अनसिस्टमेटिक हो, उसको असेस किया जा सके और डिसीजंस लिए जा सके पॉलिसी रेट्स के रिगार्डिंग, और जितनी भी उन्होंने मॉनेटरी मेजर्स को कैरी आउट करना है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं, monetary policy on its own cannot influence economic growth but can only support it by creating congenial factors। ये ना स्टेटमेंट्स आई थी, सो स्टेटमेंट्स की फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन आता है। देखो जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये टिपिकली आपको पता है कि इसे सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, ये एक फेवरेबल इन्वायरमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्रिएट कर सकती है बाय इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स सच एज इंटरेस्ट रेट्स, मनी सप्लाई एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी। सिंपल मैंने आपको बताया, देखो बीइंग द कंट्रोल मेजर इन द हैंड ऑफ आरबीआई, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करना मॉनेटरी पॉलिसी के लिए एक बच्चों वाला काम है। इजीली वो कर सकती है, क्योंकि आप इंटरेस्ट रेट्स को फेवरेबल पोजीशन में ला सकते हो, मनी सप्लाई को एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो टाइम आने पे, इन्फ्लेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट कर दो, डिफ्लेशन है तो एक्सपैंड कर दो, आप क्रेडिट अवेलेबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हो। बट अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, हाउएवर यू कैन नॉट डायरेक्टली ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन इट्स ओन, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ केवल मॉनेटरी पॉलिसीज के बेसिस पे डिपेंड नहीं करता। इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत सारे फैक्टर्स को आपको एनालाइज करना पड़ता है, उनमें से मान के चलो इतने फैक्टर्स हैं, उनमें से जस्ट एक छोटा फैक्टर मॉनेटरी पॉलिसी है। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, ऑल्दो मैंने आपको मीनिंग बताया, ठीक है, नो डाउट फेवरेबल इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जा सकता है, बट अगर आप कहोगे कि लाइक भाई मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू आप सीधा इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर सकते हो, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। नेक्स्ट वो क्या कह रहे थे, सेंट्रल बैंक कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है वो सेविंग्स पे भी इम्पैक्ट डाल सकता है, वो इन्वेस्टमेंट्स पे भी इम्पैक्ट डाल सकता है, वो कंज्यूमर कितना मार्केट में स्पेंड कर रहा है उस पर भी इम्पैक्ट डाल सकता है मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू। क्या ये ठीक है या करेक्ट है? चलो इसकी एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। देखो मॉनेटरी पॉलिसीज का मतलब आपको अच्छे से पता है, यानी ये वो एक्शंस है जो सेंट्रल बैंक कैरी आउट करता है ताकि वो मनी सप्लाई को, इंटरेस्ट रेट्स को और क्रेडिट कंडीशन जो इकोनॉमी में प्रिवेल कर रही हैं उनको कंट्रोल कर सके। देखो जब आरबीआई ये
अलग अलग पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को इंप्लीमेंट करता है। जैसे वो इंटरेस्ट रेट्स को एडजस्ट करता है, ओपन मार्केट कंडीशन में सिक्योरिटीज को खरीदता है, बेचता है, जो उसकी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है CRR की, SLR की, उनको ऊपर नीचे करता है, लिक्विडिटी मेजर्स करता है। तो जो ये इन चीज़ों का मतलब ये है कि जो सेंट्रल बैंक है वो इम्पैक्ट डालता है ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारी इकोनॉमी में हो रही। जितनी आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर रहे हो, यानी जिनमें पैसा इन्वॉल्व है, मनी ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व है, RBI इन चीज़ों के थ्रू उस पर इम्पैक्ट डालता है। और इन शॉर्ट एट द एंड ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं बिहेवियर जो इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस का है। ठीक है, ये इसमें कोई डाउट की बात नहीं, आप इस पर क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। हाउएवर अगर जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी वो इन्फ्लुएंस करती सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट्स को और कंज्यूमर स्पेंडिंग्स को। अब इसको और थोड़ा डिटेल में डेल्व इन करते हैं। देखो जो सेविंग्स हैं, देखो जो सेंट्रल बैंक्स की मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस है जो पर्टिकुलरली इंटरेस्ट रेट्स के साथ है रिलेटेड है। जितने भी देखो RBI मेजर्स को यूज करेगा, टूल्स को यूज करेगा, जिनसे वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को एडजस्ट करेगा, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। ये चीज बहुत गहरा कह लो या बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है जो आपकी कंज्यूमर्स की सेविंग्स और डिपॉजिट्स है। ठीक है, देखो जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होंगे, जो इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस है वो ट्राई करेंगे कि वो उनको इंसेंटिव मिलेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें। मान के चलो, देखो जितना बैंक की FD के, अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जितना बैंक की FDs पे इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होंगे उतना आप ट्राई करो कि बैंक के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रखोगे, सो एज दे कैन अर्न हायर रिटर्न। अब मकसद ये कि यार इससे आपको रिटर्न्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी, यानी जो आपकी सेविंग्स हैं उस पर आपको रिटर्न्स हायर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और कन्वर्सली इसका उल्टा, अगर इंटरेस्ट रेट्स लो होंगे तो आप सेविंग्स करोगे ही नहीं, आप कहोगे पैसा लगाने का फायदा ही क्या, ये जो मीएग्री इनकम है इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। सेकेंड मेजर पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट्स का। देखो जो मॉनेटरी पॉलिसी है इन्फ्लुएंस करती है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को और जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है इकोनॉमी में उस पर, यानी दो मेजर चीजें यहाँ पे कही गई हैं। जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, या तो आप पैसा मार्केट से उठाओगे, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होगी, और जो आपको अब पैसा तो आप उठाने को तैयार हो, क्या क्रेडिट अवेलेबल है इकोनॉमी में, ये दूसरी चीज होगी। इन दो चीज़ों पे मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। देखो जब RBI अपने इंटरेस्ट रेट्स को एडजस्ट करेगा तो वो क्या करेगा, जो सेंट्रल बैंक है वो बोरिंग को या तो ज़्यादा एक्सपेंसिव कर देगा या उसको ईजीनेस ला देगा, उसको कम एक्सपेंसिव कर देगा। यही चीज़ें हो सकती है। इंटरेस्ट रेट बनने से कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ सकती है, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होने से कॉस्ट ऑफ बोरिंग रिड्यूस हो सकती है। सो अब जब ये दो चीज़ें होंगी, इसके अफेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है बिजनेसेस के वो इम्पैक्ट होंगे। अगर तो आपके लोअर इंटरेस्ट रेट्स होंगे तो ये चीज़ इनकरेज करेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करो और आप उस पैसे से इन्वेस्टमेंट करो आगे। जितने आपके पास पैसा अवेलेबल होगा, जितने आपके पास बोरिंग्स होंगी, उतनी जगह आप इन्वेस्टमेंट करोगे और ये चीज़ रिड्यूस कर देगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारी इंडिया इकोनॉमी में हो रही है उसको स्टिमुलेशंस मिल जाएंगी, उसको बूस्ट मिल जाएगा, इंकरेजमेंट मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंज्यूमर स्पेंडिंग। देखो जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये कंज्यूमर स्पेंडिंग को भी अफेक्ट करती है थ्रू इट्स इम्पैक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट्स एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी। कॉमन चीज़ है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अफेक्ट हो रही है तो मतलब आपकी कंज्यूमर स्पेंडिंग भी अफेक्ट हो रही है। लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे वो आप जब RBI इंटरेस्ट रेट्स को लोअर करेगा तब आपकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है कंज्यूमर्स के लिए वो रिड्यूस हो जाएगी, और इससे जो लोन्स और मॉर्गेजेस है वो ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएंगे। यानी हर कोई चाहेगा बहुत कम रेट इंटरेस्ट का चल रहा है, हम लोन लेके कोई ना कोई चीज़ कर लें। सो ये चीज़ कंज्यूमर स्पेंडिंग को स्टिमुलेट करती है। बिग टिकट आइटम जैसे होम्स ज़्यादा खरीदे जाएंगे, कार्स ली जाएंगी, और कन्वर्सली अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई होंगे तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंक्रीज हो जाएगी और कंज्यूमर स्पेंडिंग रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, सो ये तीनों के पर्सपेक्टिव में यानी आपको समझा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब आप खुद ही देख लो मॉनेटरी पॉलिसी अकेले से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एक लाइन आई थी, ध्यान से सुनो। Monetary policies causes a deliberate change in government revenue and expenditure with a view to influencing the price level and the quantum of national output। देखो मॉनेटरी पॉलिसीज जब मॉनेटरी पॉलिसी यूज होगी वो डेलिब्रेट चेंज लाएगी, यानी खुद ब खुद चेंज आएगा गवर्नमेंट के रेवेन्यू में और एक्सपेंडिचर में,
मकसद यही है कि आपने प्राइस लेवल को, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को इन्फ्लुएंस करना है और नेशनल आउटपुट के क्वांटम को इन्फ्लुएंस करना है। देखो जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये आपको पता है, ये वो एक्शंस और मेजर्स है जो सेंट्रल बैंक टेक करता है, यानी सेंट्रल बैंक उठाता है ताकि वो मैनेज कर पाए और मनी सप्लाई को, इंटरेस्ट रेट्स को इकोनॉमी में कंट्रोल पर करवाए। देखो जब सेंट्रल बैंक एडजस्ट करेगा इंटरेस्ट रेट्स को, ओपन मार्केट ऑपरेशन में बाय सेल करेगा, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को ऊपर नीचे करेगा, सेंट्रल बैंक का एम यही है कि वो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जैसे इन्फ्लेशन, आउटपुट और इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस कर सके, उनको अपनी रेंज के अंदर ला सके। देखो एक चीज मान के चलो, ना तो आप इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हो, आउटपुट भी नहीं कंट्रोल कर सकते, इन्वेस्टमेंट भी पूरी तरीके से आप अपने हाथ में नहीं ला सकते। बस आपके हाथ में इतना है, आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके उसको एक मैनेजेबल रेंज के अंदर लगा सकते हो। ये चीजें खत्म नहीं की जा सकती, इनको मैनेजेबल रेंज के अंदर लाया जा सकता है, जो एट द एंड तक जो इनका इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव पड़ना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, समझ गए। आगे अगेन फिर मॉनेटरी पॉलिसी का मैंने एक और आपको थोड़ा सा डिटेल डाली है, ये हम एक बार देख लेते हैं। ऑलमोस्ट वैसे तो ये सारा सेम ही है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी यानी वो एक्शंस और मेजर्स दैट सेंट्रल बैंक जो टेक कर रहा है आपको मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को इकोनॉमी में कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए। देखो जो आपके की मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको एडजस्ट करके, जैसे आपके बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो सेंट्रल बैंक का वो इन्फ्लुएंस करता है, बोरोइंग की कॉस्ट को बैंक्स और इंडिविजुअल्स के लिए, क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो इकोनॉमी में उसको कंट्रोल किया जाता है, एट द एंड ओवरऑल मनी सप्लाई इकोनॉमी में कंट्रोल की जाती है। ठीक है, बाकी आपका ये लास्ट वाला पढ़ लेना, इसमें सेम सिंपल चीज़ें ही लिखी गई हैं, इनका इम्पैक्ट आपका हर चीज़ पे पड़ता है। इम्पैक्ट मैंने आपको बता दिया है, लाइक कंज्यूमर की स्पेंडिंग पे पड़ेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट पे पड़ेगा, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट्स पे पड़ेगा। ठीक है, सो ये आप कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फिस्कल पॉलिसी का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले आप फिस्कल पॉलिसी का मीनिंग समझो। देखो जो फिस्कल पॉलिसी है, पहले ध्यान से हम कुछ लाइनें समझते हैं। Fiscal policy has lost its sheen consequent to the implementation of goods and services tax laws in India। ये बहुत मेजर पॉइंट है। ये ना आपको कंफ्यूज करने के लिए पेपर में ना कई बार फिस्कल पॉलिसी और जीएसटी को इकट्ठा डाल देते हैं, तब आपको ध्यान रखना। देखो अब फिस्कल पॉलिसी का इनका इन्फ्लुएंस नहीं रहा जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ। बेसिकली 2017 जुलाई 1 2017 से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है, तब से फिस्कल पॉलिसी का इम्पैक्ट रिड्यूस हो गया। ध्यान से हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। देखो जो फिस्कल पॉलिसी का इसका मतलब है यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमीज ओवरऑल परफॉर्मेंस। यानी आप जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, अब देखो खर्चा तो गवर्नमेंट भी करती है, बट वो गवर्नमेंट खर्चा हमेशा पब्लिक के बेनिफिट में होता है या नहीं होता है, ये चीज़ें फिस्कल पॉलिसी में तय की जाती है। जो टैक्सेशन है, जो यानी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अब ये दो मेजर चीज़ें इकोनॉमी की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालती हैं। इसमें आपकी मेजर्स लाइक जैसे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, यानी गवर्नमेंट कितना इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगा रही है, लोगों के वेलफेयर के लिए कितना पैसा, कौन कौन से प्रोग्राम्स कैरी आउट कर रही है, टैक्सेशन पॉलिसीज कैसी चल रही हैं, ये सारी चीज़ों को यूज़ करके मेन मुद्दा वही है कि आपने एग्रीगेट डिमांड को मैनेज करना है। डिमांड मैनेज होगी तो मतलब आप इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना चाहते हो और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हो। ठीक है, बट जैसे जब जीएसटी इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ तब बहुत सिग्निफिकेंट रिस्ट्रक्चरिंग की गई थी टैक्सेशन सिस्टम की। अब जो जीएसटी है ये तो आपको पता है ये कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको आप लेवाई करते हो, यानी जो लेवाई होता है गुड्स की एंड सर्विसेज की जो सप्लाई है अक्रॉस दी कंट्री। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है। अब इसने बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस, देखो कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड यूज हुआ है, मतलब जितने भी काफ़ी हद तक 90 to 95% जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, उनको सब मर्ज कर दिया गया जीएसटी के अंदर, यानी वन नेशन वन टैक्स इसका मोटो था। जो अब जो ये पहले सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्स है वो सारे खत्म हो गए, एक जीएसटी बना दिया। देखो जैसे इंट्रोडक्शन हुई जीएसटी की, एक यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर बन गया, सिंप्लीफाई हो गया टैक्स कंप्लायंस के अंदर। सभी देखो अलग अलग टैक्सेस की कैलकुलेशंस, पेमेंट बहुत डिफिकल्ट, इनके साथ कंप्लायंस बहुत डिफिकल्ट था। जीएसटी के आने के साथ ये सारी चीज़ें इजी होगी। जो आपके कास्केडिंग इफेक्ट्स है, यानी डबल टैक्सेशन जिसे आप कह रहे हो, टैक्स पे टैक्स लगना, वो कहीं हद तक एलिमिनेट हो गए और जो आपके टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन था वो बड़ा एफिशिएंट हो गया। आप उसको ईजिली
सुपरवाइज कर सकते थे। इसके रिजल्ट में जो आपके फिस्कल पॉलिसी मेजर्स हैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ रिलेटेड थे या कह लो जो टैक्स रेट के साथ रिलेटेड थे, वो उनका स्कोप ही खत्म हो गया, वो बहुत कम रेलेवेंट हो गया और उनका अफेक्ट बिल्कुल खत्म हो गया कि वो इकोनॉमी को स्टिमुलेट और रेगुलेट कर ही नहीं सकती अब। यानी अर्लियर ये जो मेजर होती है ना, ये इकोनॉमी को बूस्ट देती थी, स्टेबिलिटी बनाती थी, अपना स्टिमुलेट करती थी इकोनॉमी को। अब ये चीज़ें खत्म हो गई जीएसटी के आने के साथ। यानी जो फोकस था ना वो शिफ्ट हो गया डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी टू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड टारगेटेड मेजर्स। यानी जो डिस्क्रिशनरी फिस्कल मतलब आप खुद एक्शंस टेक ओवर करते थे कि हमने जैसे देखो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ना सेम वे में फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की होती है। यानी जैसे आरबीआई मेजर्स को इंप्लीमेंट करके चेंजेस लाता था, सेम वे में जो हमारी गवर्नमेंट थी, सेम वे में जो हमारी गवर्नमेंट थी वो फिस्कल पॉलिसी की मेजर्स में चेंजेस लाके इंप्रूवमेंट्स लाती थी। बट जीएसटी के आने के साथ वो ये सारी चीज़ें बेकार होगी, क्योंकि ये अब जीएसटी एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स था। रिफॉर्म्स आने के साथ चीज़ों के चेंजेस आ गए चीज़ों में, ठीक है। यानी एम का था इम्प्रूविंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यानी देखो जीएसटी का काम ये था कि बिजनेस आप अच्छे से ईजी से कर सको, कॉम्प्लाइंस आपका टैक्स स्ट्रक्चर के साथ इजी से हो जाए, इन्वेस्टमेंट्स प्रमोट करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फोस्टर करना। बट जो जीएसटी रिजाइन था उसमें एक फंडामेंटल चेंज वो लेके आया टैक्सेशन लैंडस्केप में, और उसने जो ट्रेडिशनल फिस्कल पॉलिसी टूल्स हैं उसका इम्पैक्ट ही रिड्यूस कर दिया। अब जीएसटी अलग ट्रैक पे चलता है, फिस्कल पॉलिसी मेजर्स अलग ट्रैक पे थे। यानी जीएसटी तो देखो एक इंडिपेंडेंट चीज़ है, उन्होंने स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया कि वो खुद ब खुद आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो इन शॉर्ट फिस्कल पॉलिसी अब इतनी इम्पैक्टफुल नहीं है गवर्नमेंट के हैंड में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, और मान के चलो आज हम यहीं पे लास्ट टॉपिक ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंडक्ट करेंगे फिस्कल मॉनेटरी और इकोनॉमिक पॉलिसीज। देखो फिस्कल मॉनेटरी और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं ये इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं ओवरऑल फंक्शनिंग हमारी इकोनॉमी की। मॉनेटरी पॉलिसीज में आपको बता चुका हूँ, फिस्कल बता चुका हूँ। इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी वो पॉलिसीज जो इंडस्ट्री में यानी जो बिजनेसेस को रेगुलेट करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से रन करना। अब इनमें ये सारी चीज़ें ओवरऑल जो इकोनॉमी की फंक्शनिंग है उस पर इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग आ गई, टैक्सेशन क्या रहने वाली है, मनी सप्लाई क्या रहने वाली है, इंटरेस्ट क्या रेट्स क्या रहने वाले हैं, रेगुलेशंस क्या रहने वाली। सो ये तीनों के तीनों इन शॉर्ट इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ एसोसिएटेड है। सो आपको जैसे पता ही है कि ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। सो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं। आज की क्लास ओवर होप्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर आगे इसका हम सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।